पब्लिक, वज्जी और मल्ला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेबलैक, एक्सीलेंट। चलिए, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज के हिसाब से जनरली हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक स्रोत सामान्यतः 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच महाजनपद ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल? कौन सा महाजनपद धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बना? एमपी, यूपी। यस, यूपी इज द स्टेट जहां पे अभी अगर हम ज्योग्राफिकली लोकेट करने जाएं तो हमें मैक्सिमम महाजनपद थे जो यहीं पे मिले थे ना। अच्छा, इसका रीजन बता सकते हो आप मेरे को? कैन यू टेल मी द रीजन कि मैक्सिमम जो है यूपी में या बिहार में वहीं पे क्यों थे? वैशाली और करण। चलो, मोस्ट पावरफुल आप मेरे को बताएं। वत्स, मगध, कुरु और गंधार, इनमें से कौन सा जो है वो धीरे धीरे द मोस्ट पावरफुल बन के निकला था? क्वेश्चन नंबर 13, सो इट इज बी। ओके, वेरी गुड। सागर एंड रे ब्लैक, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं, तो कौन सा था? मगध था, है ना। Magad emerged as the most powerful because of strategic location, fertile plains and strong rulers. रणनीतिक स्थिति, उपजाऊ मैदानों और शक्तिशाली शासकों के कारण मगध सबसे शक्तिशाली बना। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बताएं कि फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मगध को मगध बनाया, मगध एज इन मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल जो निकल के आया, कौन सी डायनेस्टी के नीचे निकल के आया? फुरहोबी। ओके, कौन से महाजनपद का पद था वो? पहली डायनेस्टी, बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, which political form existed in northern India during महाजनपद पीरियड? महाजनपद काल में उत्तरी भारत में कौन कौन से राजनीतिक रूप से मौजूद थे? बताएं। केवल राजतंत्र, ओनली मोनार्कीज, ओनली रिपब्लिक्स, केवल गणराज्य, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, राजतंत्र और गणराज्य दोनों प्रकार के राज्य थे, या फिर कॉलोनियल स्टेट्स, औपनिवेशिक राज्य? सागर, गुप्त, कब आए थे गुप्ता? हरियंका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रे ब्लैक। सागर ने बोला सी। ओके, 14 का सी रे ब्लैक। सुधांशु, चलो इस पे तो सबका एक ही जवाब, बुलंद आवाज, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। नहीं, 50-50 का इसमें यूज कर लोगे तो आगे क्या करोगे? चलो जवाब देख लेते हैं हम, तो बिल्कुल जवाब सी है, मोनार्कीज भी थी और रिपब्लिक्स भी थे, है ना। नदर्न इंडिया इंक्लूडेड मोनार्कियल स्टेट्स एंड रिपब्लिक स्टेट्स नोन एज गनाज एंड संघाज। ये भी आपको याद रखना है कि जो मोनार्की होती थी उनको हम क्या बोलते थे? गण। और जो रिपब्लिक्स होते थे उनको हम बोलते थे संघ। ठीक है। उत्तरी भारत में राजतांत्रिक राज्यों के साथ गण या संघ आधारित गणराज्य भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच एम्पायर अरोज आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ मगध? मगध के विस्तार के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? टू रिपब्लिक, बाकी मोनार्क। यस। आगे कॉल का फ्रेंड का यूज कर लेंगे। अच्छा,
मर्जी है वो तो तुम्हारी, लेकिन वो फ्रेंड होना चाहिए ना वैसा। चले बताएं। मौर्य। चलो जी। गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, चोला एम्पायर, पल्लव एम्पायर। आप मेरे को बता सकते हैं कि चोला कहाँ पे थे, पल्लव कहाँ पे थे, गुप्ता कहाँ पे थे और मौर्यन कहाँ पे थे? और इनके एक एक राजा का नाम बता सकते हो? आंसर देख लेते हैं। मौर्यन एम्पायर था, है ना, मौर्य साम्राज्य। मगधाज एक्सपेंशन इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हु लेड द फाउंडेशन? फाउंडेशन ऑफ मौर्य एम्पायर किसने रखी थी? मगध के विस्तार ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। विच सदर्न एम्पायर सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर इन डेक्कन? दक्कन में मौर्य साम्राज्य के दौरान कौन सा साम्राज्य आया? मोर ट्राइब, चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड सुधांशु। बताएं, मौर्य के टाइम पे डेक्कन में कौन था? सातवाहन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पाला एम्पायर, चोल एम्पायर। चोला कावेरी के पास के राजा राजा जीत थे। गुप्ता नॉर्थ इंडिया, समुद्र का गुप्त। हाँ, समुद्र गुप्ता है ना। सतवाहना। हाँ, तो देखिए, ये जो है आपका, ये है आपका वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका क्या चल रहा था, मगध था यहाँ पे आपका। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं डेक्कन। ठीक है, और इसके बाद जो आपका ये वाला एरिया रह गया, ये है आपका फार साउथ। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन था उस टाइम पे? सात पहिया, सात वाहना। हाँ, चलो देख लेते हैं। चलो आंसर देखते हैं हम इसका। सातवाहनास थे। ठीक है, सातवाहन एम्पायर सक्सीडेड द मौर्यन इन डेक्कन। दक्कन में मौर्यों के बाद सातवाहन साम्राज्य का प्रभाव रहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। विच वॉज द एम्बलम ऑफ चोलाज? चोलों का राज चिन्ह क्या था? चोलों का राज चिन्ह क्या था? फिश, बो, टाइगर, एलिफेंट। मछली, धनुष, बाघ, हाथी। चोलों का जो राज चिन्ह है वो क्या था? एम्बलम ऑफ चोलाज। आंसर देख लेते हैं हम इसका। आंसर है सी, टाइगर। ठीक है, चोलों का क्या था? टाइगर था। द टाइगर वॉज द चोला एम्बलम, द बो वॉज चेराज एंड फिश वॉज पांडाज। यस, टाइगर इट वॉज। बाघ चोलों का प्रतीक था, धनुष जो है वो चेरों का था, मछली जो है पांड्या की थी। अब मेरे को ये बताएं, अब आप मेरे को ये बताएंगे
कि चेरा कौन से स्टेट में, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो स्टेट बताना है, चेराज का, पांड्या का और चोलाज का। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये कौन से स्टेट में हम इनको मान सकते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, संगम लिटरेचर ऑफ द अर्ली तमिल किंगडम्स इज डेटेड अप्रोक्सीमेटली टू, कि जो प्रारंभिक तमिल राज्यों का संगम साहित्य लगभग किस काल का है। संगम जब लिखी गई थी तो वो कौन सा काल था, 1000 से 800, 600 से 300 बीसी, 300 बीसी से 300 सी, 700 से 1000 सीई। बीसी और सी में आप ये जो है कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे 0 है आपकी। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ के 1000 से यहाँ के 800, ये बात कर रहे हैं ये 0 यहाँ के 600 से यहाँ का 300, ये बात कर रहे हैं ये 0 आपकी यहाँ के 300 से लेके और यहाँ के 300, और ये बात कर रहे हैं यहाँ के 700 से लेके और यहाँ का 1000। तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु स्किप करोगे आप तो चलो ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम इसका। तो 300 बीसी से लेके 300 सी तक, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। संगम लिटरेचर इज डेटेड बैक फ्रॉम 300 बीसी टू दिस। चलो, विच टाइटल वॉज एसोसिएटेड विद द 3 क्राउन्ड तमिल किंग्स, 3 प्रमुख तमिल राजवंशों के राजाओं को किस नाम से जाना जाता था, बताएं। 3 क्राउन्ड तमिल किंग्स, 3 प्रमुख तमिल राजवंशों के राजाओं को किस नाम से जाना जाता था, मूवेंद्र या वेंद्र, चक्रवर्ती, महाराज अधिराज या सामंत, किस नाम से जानते थे। टाइटल देते थे ना, पेपरों में टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइटल जो है बहुत पूछे जाते हैं आपके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। चलिए जवाब देख लेते हैं हम इसका। तो आंसर क्या है इसका, मुवेंद्र या फिर वेंद्र, ठीक है। द चेरा चोला पांड्या जो रूलर्स थे उनको हम जो है 3 क्राउन्ड किंग्स ऑफ या फिर वेंद्र बोल देते हैं, ओके। चेर चोल पांड्या शासकों के 3 मुकुटधारी राजा या वेंद्र कहा जाता था, वेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब हम। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट वाज वन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग, अध्याय के अनुसार राजा की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक क्या थी, प्रमुख है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। ओनली कलेक्टिंग टैक्सेस, केवल कर संग्रह राजा का काम था। प्रोटेक्टिंग सब्जेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, प्रजा की रक्षा और न्याय प्रशासन। ओनली कंक्लूडिंग यज्ञ, केवल यज्ञ करना। या कंट्रोलिंग गिल्ड्स अलोन, केवल श्रेणियों को नियमित करना। क्या था राजा का काम, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आंसर हम देख लेते हैं, क्या था,
प्रोटेक्टिंग सब्जेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, प्रजा की रक्षा और न्याय प्रशासन। ठीक है। द किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड प्रोटेक्शन, जस्टिस एंड वेलफेयर। ये तीन काम जो है राजा को करने होते थे, रक्षा करनी होती थी, न्याय करना होता था और लोगों का वेलफेयर का ध्यान रखना होता था। राजा के दायित्वों में प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और लोक कल्याण शामिल थे। रक्षा, न्याय और लोक कल्याण। चलिए, वेरी गुड सुधांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद कौटिल्याज सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ स्टेटक्राफ्ट। कौटिल्य के व्यवस्थित राजशास्त्र में कौन सा ग्रंथ संबंधित है? अर्थशास्त्र, तोलकापियम, जातक या रघुवंश। इनमें से बताएं कि कौटिल्य का जो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ स्टेटक्राफ्ट थी वो किस में लिखी हुई है, बताएं। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 21 है। वेरी गुड सुधांशु। तो क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र इज एन अर्ली सिस्टेमेटिक ट्रीटिस ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र राज्य कला और प्रशासन का एक प्राचीन व्यवस्थित ग्रंथ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर इंक्लूडेड इन कौटिल्याज सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के कितने अंग थे? कितने अंग थे भाई सप्तांग में? 5, 6, 7, 8, कितने थे बताएं। तो कितने थे? नाम से हमें पता लग रहा है। सप्त अंग, 7 अंग थे। ठीक है। सप्तांग मीन्स 7 कॉन्स्टिट्यूट। और वो कॉन्स्टिट्यूट क्या थे आपके? किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी एंड अलाइज, है ना। आपका किंग का होना जरूरी है, आपके मिनिस्टर्स का होना जरूरी है, आपकी टेरिटरी का होना जरूरी है, आपके फोर्ट होने जरूरी हैं, आपके पास ट्रेजरी होना जरूरी है, आर्मी होना जरूरी है और अलाइज आपके दोस्त होना जरूरी है। राजा, मंत्री, क्षेत्र, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, ये जो आपके सप्तांग में थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सप्तांग। निम्नलिखित में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है, बताएं। कौन सा सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? अमात्या, दुर्ग, कोश, धाम, अभी अभी पढ़े थे हमने ये, है ना। कौन सा नहीं है इनमें से? आंसर है धम्म। द 7 कॉन्स्टिट्यूट्स आर स्वामी, अमात्या, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। धम्मा इज नॉट वन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। हाँ, डी, वेरी गुड सुधांशु। तो ये क्या बोल रहे हैं? राजा। पहले हमने क्या देखा था कि राजा होना जरूरी है, राजा या किंग। तो अभी इन्होंने किंग को क्या बोल दिया? स्वामी बोल दिया, है ना। किंग क्या हो गया? स्वामी। दूसरे नंबर पे अमात्या यानी कि मिनिस्टर। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि मिनिस्टर को आप अमात्या भी बोल सकते हो। हाँ, धम जो है वो बुद्ध से जुड़ा हुआ। वेरी गुड सुधांशु, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें से धम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24,
व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ मंत्री परिषद? मंत्री परिषद की मुख्य भूमिका क्या थी? कंडक्टिंग ट्रेड, व्यापार करना, एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग द किंग, राजा को सलाह और सहयोग देना, मैनेजिंग टेम्पल्स ओनली, केवल मंदिर प्रबंधन, लीडिंग विलेज इलेक्शंस, ग्राम चुनाव करना। क्या काम होता था मंत्री परिषद का? क्या काम होता था? चलिए आंसर देख लेते हैं। एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग द किंग, राजा को सलाह देना और सहयोग देना। आज भी यही है ना? क्या करते हैं सारे मिनिस्टर्स? सीएमओस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यही काम है ना? एडवाइज और सपोर्ट करना, राजा को सलाह और सहयोग देना। चलिए वेरी गुड सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 25, which inscription contains a record of Maurya, Western Satrap and Gupta rulers on the same rock? एक ही शिलाखंड पर मौर्य, पश्चिमी क्षत्रप और गुप्त शासकों के अभिलेख किस स्थान पर मिलते हैं? जी विद हेल्प ऑफ सेक्रेटरीज। हाँ, सेक्रेटरीज जो हैं आपके वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है ना? यस यस वेरी गुड सुधांशु। तो बताएं इनमें से ऐसी वो कौन सी इंस्क्रिप्शन थी? हमने पढ़ी थी ना एक इंस्क्रिप्शन थी कि जिसमें इन तीनों के बारे में लिख रखा है। कौन सी इंस्क्रिप्शन थी वो? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन थी, उत्तर मेरूर थी, प्रयाग थी या हाथी गुफा? कौन सी इंस्क्रिप्शन थी वो? चलो जवाब देख लेते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, प्रयाग तो बहुत बाद में आएगी। प्रयाग आपकी मगध में जो रूल कर रहे थे उनसे रिलेटेड है। ये आपकी जो है तीन जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है, तीन डायनेस्टीज से। जूनागढ़ प्रिजर्व रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद अशोका, रुद्रमान वन और स्कंद गुप्त, ठीक है। अशोका, रुद्रदमन और स्कंद गुप्त से संबंधित है। अच्छा, क्या करवाया था इन्होंने? किस चीज के बारे में बताया गया है? एक लेक के बारे में लिखा गया है ना? इन सब ने क्या किया था? एक लेक को रिपेयर करवाया था। उस लेक का क्या नाम है? और आज अगर हम पूछें कि कौन से स्टेट में है वो लेक, बताएं। आज के टाइम में कहाँ पे है वो लेक? लेक कहाँ पे है वो? बता सकते हो? हाँ, सुदर्शन है ना। चलिए What was the smallest administrative unit in many early Indian kingdoms? अनेक प्रारंभिक भारतीय राज्यों में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज या एम्पायर? विलेज। यस वेरी गुड सुधांशु एंड रे ब्लैक, है ना? चलिए, हाँ कल भी हमने बात की थी इसके बारे में। तो जो गांव है वो सबसे छोटी इकाई है, आज भी है और पहले भी यही थी। तो गुजरात में है ना? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द नदरन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोविंसेस वर नोन एज। उत्तरी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? भुक्ति, नाडु,
और ये वलनाडु, नदरन की बात कर रहे हैं हम। याद है स्टोन पे 3 राजा के नाम। हाँ वो क्वेश्चन जा चुका है रे, आप लेट पहुंचे। चलिए, चलो आप फिर उनके नाम बताओ, नाम बताओ उन 3 राजाओं के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 है ये, क्वेश्चन नंबर 27। आंसर देख लेते हैं हम। तो आंसर है भुक्ति। ठीक है, भुक्ति बोला जाता था। इन नदरन प्रोविंसेस, इन नॉर्थ प्रोविंसेस वर नोन एज भुक्तिस, और साउथ में हम क्या बोलते थे? मंडल या मंडलम। वेरी गुड सुधांशु। उत्तर में प्रांतों को भुक्ति और दक्षिण में मंडल या मंडलम कहा जाता था। चलिए, तो आज हम क्या बोलते हैं? आज हम राज्य बोल देते हैं, है ना? राज्य या इंग्लिश में स्टेट बोल देते हैं। उस टाइम पे क्या बोल रहे थे? उस टाइम पे भुक्ति या फिर मंडलम या मंडला, है ना? मंडलास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट वाज द ब्रह्मदेय विलेज? ब्रह्मदेय गांव क्या था? ए मिलिट्री कैंप, सैन्य शिविर, ए टैक्स फ्री लैंड ग्रांट विलेज, कर मुक्त भूमि अनुदान वाला गांव, ए मर्चेंट टाउन, व्यापारियों का नगर, ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बौद्ध मठ। ब्रह्मदेय क्या होता था भाई? ब्रह्मदेव विलेज किसको बोलते थे हम? मैम अशोक रुद्रदमन एंड संकट गुप्त मैम। वेरी गुड। चलिए, देख लेते हैं आंसर हम। तो आंसर है बी, ए टैक्स फ्री लैंड ग्रांट विलेज। प्रीस्ट को जो दिया जाता था वो हम देखेंगे सुधांशु, है ना? ये पूरी पूरी जमीन को ही दिया मतलब किसी को भी दिया जाता था, लैंड फ्री, टैक्स फ्री लैंड, है ना? प्रीस्ट को भी दी जाती थी, उसका एक अलग नाम आएगा, वो हम देखेंगे। कर मुक्त भूमि अनुदान, पल्लवास देते थे। और ये है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपका जो ब्रह्म देय जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आपके पल्लवा से रिलेटेड है। जो आप बात कर रहे हो प्रीस्ट की, वो पॉसिबली जो है सातवाहना देते थे। ठीक है, उनका भी नाम हम देखेंगे अभी। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ओके सुधांशु। वट वर अग्रहर एसोसिएटेड विद, अग्रहार किससे संबंधित थे? क्या थे भैया अग्रहार? ब्राह्मण सेटलमेंट्स, ब्राह्मणों की बस्तियां, मिलिट्री फोर्ट, सैन्य किले, मर्चेंट गिल्ड्स, या बुद्धिस्ट केव, बौद्ध गुफाएं। क्या होते हैं अग्रहर? बताएं। चलो आंसर देख लेते हैं हम। क्या होते हैं अग्रहर भाई? अग्रहर होते हैं आपके ब्राह्मण सेटलमेंट्स, ब्राह्मणों की बस्तियों को अग्रहार आप बोलते थे। और चालुक्य लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण सेटलमेंट्स वर नोन एज अग्रहम। ठीक है, चालुक्यास। ये जो है ब्राह्मणों को जो है जमीन देते थे जहां पे ब्राह्मणों की बस्तियां बसती थी, है ना?
तो उसको आप बोलते हो अगरहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज इन्वॉल्व विच थ्री पावर्स? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन शक्तियों के बीच था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन शक्तियों के बीच था? चोला चेरा पांडा, गुप्ता मौर्य सातवाहना, गुज्जर प्रतिहार पालाज राष्ट्रकूटाज, या पल्लवज चालुक्याज और चोलाज? कौन थे तीन जो कन्नौज के लिए लड़ते थे कॉन्टिन्यूअसली? ओके सुधांशु, तो आंसर इसका क्या है? सी, गुज्जर प्रतिहाराज पालाज और राष्ट्रकूटाज। अच्छा आप मेरे को इनकी जगह बता सकते हो कहाँ कहाँ पे थे ये, कहाँ कहाँ से ये रूल कर रहे थे? गुज्जर प्रतिहारा कहाँ पे थे, पालाज कहाँ पे थे और राष्ट्रकूटाज कहाँ पे थे? आज के अगर हम स्टेट्स की बात करें, इंडियन स्टेट्स की, तो कहाँ से रूल कर रहे थे ये? चलिए, तो क्या है आंसर इसका? सी है, गुजर प्रतिहारा पालाज और राष्ट्रकूटाज थे, ये कन्नौज को लेकर लड़ाई कर रहे थे। अच्छा कन्नौज है कहाँ पे आज के टाइम में? अगर हम बात करें तो कन्नौज कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31। चोला एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इंक्लूड्स विच सीक्वेंस? सीक्वेंस हमें बतानी है। मंडलम, वालनाड, नाड, उर। तो ये क्या बताने हैं आपको? ये रीजन्स के नाम है ना, जैसे अभी हमारा है विलेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद कंट्री, है ना। आज का क्रोनोलॉजी हमारी ये है। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की क्या थी, सबसे छोटी यूनिट क्या थी, और उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी कौन सी थी, ये हमें क्रोनोलॉजी में बताना है। बहुत मतलब इजीली याद नहीं रहती ये चीजें वैसे तो। पाला गुजरात राजस्थान, बिहार राजस्थान महाराष्ट्र। वेरी गुड सुधांशु। नहीं, पाल जो है आपके वो बिहार के अंदर थे, गुज्जर प्रतिहारा जो है वो आपके गुजरात और राजस्थान में थे, और तीसरा कौन था आपका? मंडलम 31 का ए, 31 का ए, चलो देख लेते हैं। यस, तो क्या है ये? मंडलम, वालनाड और नाडू और उर, उन्होंने ऐसे अपने एम्पायर को जो है डिवाइड कर रखा था, श्रेणियों में बटे हुए थे अलग अलग। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। कुडावलई सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद? कुदवलई व्यवस्था किससे संबंधित थी, किससे संबंधित थी भाई? नाडू और उर, है ना, उर और रह जाएगा, उर आ जाएगा आपके गांव के लिए। चलें, तो क्या थी ये? लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड थी, भूमि राजस्व, इलेक्शन ऑफ विलेजेस कमेटी मेंबर्स, ग्राम समिति के सदस्यों का चुनाव, मिलिट्री रिक्रूटमेंट, सैन्य भर्ती, या फिर टेम्पल टैक्सेशन, मंदिर के ऊपर कर्ज लगता था वो था? बताएं, कुद्दे बोले क्या थे भाई? देखें, तो ये क्या थी? कुद्दवल्ली आपकी जो इलेक्शन ऑफ विलेज कमेटी मेंबर्स थी, ग्राम समिति के सदस्यों का चुनाव। और कैसे करते थे कुद्दवल्ली, कैसे करते थे?
एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को? 32 का बी, इलेक्शन। वेरी गुड सुधांशु एंड रे। कैसे करते थे खुदावली? एक पोर्ट के अंदर जो है लीव्स पे जो है नाम लिखते थे वो, और पोर्ट के अंदर डाल देते थे। एक छोटे से बच्चे को बुलाते थे, वो निकलवाते थे बाहर, जिसका नाम आ गया वो आपका कमेटी में मेंबर बन गया, है ना। चलिए, उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन वाज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उत्तरमेरू अभिलेख विशेष रूप से किसे समझने के लिए महत्वपूर्ण है? ये पीवाईक्यू है, किसी पीएससी का पीवाईक्यू है ये। तो क्या था उत्तरमेरूर में? आपका हड़प्पन ट्रेड के बारे में लिखा हुआ है, चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है, मौर्यन कॉइनेज के बारे में लिखा हुआ है, या वैदिक सेक्रीफाइस के बारे में? हड़प्पा व्यापार, चोल स्थानीय स्वशासन, मौर्य मुद्रा व्यवस्था, या वैदिक यज्ञ, किसके बारे में लिखा हुआ है? लकी ड्रॉ होता था। वेरी गुड। पर्चियन, यस यस यस, वेरी गुड रे एंड सुधांशु। स्किप करेंगे आप ये? तो उत्तरमेरू में जो है आपका लोकल गवर्नमेंट। चलो आंसर देख लेते हैं। तो ये क्या था? चोला का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, चोल स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है ये। ओके, चोला विलेजेस में जो, यही तो है जो हमने कोल्ले वल्ले अभी ये देखा था ना, ये जो हमने देखा है ना, कुड़ावोलई जो है, हमें कैसे पता लगा कुड़ावोलई प्रिवेल कर रहा था उस टाइम पे? उत्तरमेरूर जो ये है इंस्क्रिप्शन है, इसी से पता लगा था हमें। ठीक है, इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो इसी इंस्क्रिप्शन से मिलता है। चलिए, तो ये अभिलेख चोल गांव में स्थानीय प्रशासन और समिति चयन का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है ये। क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर टू एन असेंबली ऑफ ब्रह्मदेव विलेजेस इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन? चोल प्रशासन में ब्रह्मदेव गांव की सभा को किस नाम से जाना जाता था? सभा को किस नाम से जाना जाता था? उर सभा, नगरम, नाडू, बताएं किस नाम से जाना जाता था? चोला बट नाइव, क्या मतलब? चलिए, तो सभा को सभा के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, सभा वाज द असेंबली ऑफ ब्रह्मदेव विलेजेस। ब्रह्मदेव हमने अभी पढ़े, क्या थे ब्रह्मदेव? जो कि टैक्स फ्री लैंड थी, है ना, टैक्स फ्री लैंड होती थी ये, जो गांव को दे दी जाती थी। कौन देता था? पल्लवास देते थे, है ना। तो जो सभा है ये तो ब्रह्मदेव गांव की थी, और जो सामान्य गांव थे, सामान्य मतलब जो गांव आपके टैक्स भरते थे, तो उनकी सभा को क्या बोला जाता था? उर बोला जाता था। ठीक है, उनको क्या बोलते थे? उर। उर वाज द ऑर्डिनरी विलेज असेंबली। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे अभी तो हुआ है ये, इसको गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 35, 34 का बी, गैदरिंग। हाँ, गैदरिंग तो होती थी, गैदरिंग ही है सभा। 34 का बी। 35 का, विच टर्म रेफर टू द असेंबली ऑफ ऑर्डिनरी विलेज? सामान्य गांव की सभा को किस नाम से जाना जाता था? थर्टी फाइव का ए, है ना, अभी हमने क्या उर से जानते थे हम, है ना। सभा कौन थी? ब्रह्मदेव वाले। समिति और विधाता, समिति हमें बहुत सारी जगह देखने को मिल जाती है, और विदत जो था ये आपको आपका वैदिक काल में देखने को मिलती है। ये क्या थी? एडहोक, एडहोक थी, है ना, मतलब हमेशा नहीं बनती थी।
किसी किसी स्पेशल अगर कोई मुद्दा आता था तो हम इसको बना लेते थे, है ना। चलिए, कहाँ उठ के जा रहे हो भाई तुम? अरे वाह, रुको अभी मत उड़ो, 15 मोर। चलिए, तो ये क्या होते थे? उर होते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट वाज द नगरम इन साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? दक्षिण भारतीय प्रशासन में नगर क्या था? किस चीज को नगरम बोलते थे भैया आप? असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की सभा, रॉयल आर्मी, राजकीय सेना, लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान, या फिर विलेज टैक्स, ग्राम कर। किस चीज को आप बोलते थे नगरम? अच्छा, ये आंसर है फ्लाई। ओके। मर्चेंट 36 का ए, यूनियन। चलो देख लेते हैं। 36 का आंसर है असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। नगरम रेफर टू एन एसोसिएशन और असेंबली ऑफ मर्चेंट्स इन टाउन। नगरम नगरों में व्यापारियों के संघ या सभा को कहा जाता था। अच्छा जी, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं वैसे हम? ऐसा कुछ आज भी है क्या? ऐसा कुछ आज भी देखने को मिलता है, असेंबली ऑफ मर्चेंट्स? आज की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं हम इसको? क्वेश्चन नंबर 37। विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद अहियोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन टू? पुलकेशिन टू जो है, पुलकेशिन द्वितीय के अहियोल अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है? पल्लव, चालुक्य, चोला, गुप्ता, बताएं। क्वेश्चन नंबर 37। ट्रेड यूनियंस। गुड। बारिश आ रही है? बताएं बताएं बताएं। तो क्या है? चालुक्य, ठीक है। पुलकेशिन टू जो है, उसने आयोल इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवा रखी थी, चालुक्य डायनेस्टी का था वो। और आपने हर्षा का नाम सुना है? हर्षा, पुष्यभूति डायनेस्टी का एक किंग था हर्षा, जो हमारे हरियाणा में रूल करता था, जिसकी स्टोरी मैंने कल भी बताई थी और पहले भी बता रखी है, कि जिसके पापा की डेथ हो गई थी, मम्मा ने सती कर ली थी, फिर उसके भाई जो है वो राजा बने थे, उसकी बहन की शादी हो जाती है, लेकिन फिर जो है वो मार दिए जाते हैं, उसके बहन के जो पति होते हैं उनको मार दिया जाता है। फिर इसका भाई जो है उनसे बदला लेने के लिए जाता है, फिर उसको भी धोखे से मार दिया जाता है। इसकी बहन जंगलों में निकल जाती है सती होने के लिए। फिर ये जो है ये राजा बनता है, ये अपनी बहन को बचाता है, और फिर धीरे धीरे जो ये फैल जाता है, ठीक है, फैल जाता है, जिन एक्सपेंड करता है अपने शासन को। वी हैव ए बिजनेस सर्कल हियर। ओ माय गॉड, मैं को भी बना उसका हिस्सा। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो फिर जो है बोला जाता है, जो हर्षा है ना, हर्षा बोलता है कि भैया मैं कभी हारा नहीं, मैं कभी हारा नहीं। हर्षा क्या बोलता है? हर्षा का जो कोर्ट पॉइंट होता है ना, हर्षा के कोर्ट पॉइंट का नाम बताओ मेरे को, कौन था? और फिर
एक कोर्ट पॉइंट होता है पुलकेशिन टू का, ठीक है। हर्षा का जो कोर्ट पॉइंट होता है वो बोलता हर्षा कभी हारा नहीं। पुलकेशिन टू का जो कोर्ट पॉइंट होता है वो बोलता कि पुलकेशिन टू ने हर्षा को हराया था, ठीक है। इसके अलावा मतलब हम फिर मानते नहीं है इस चीज को, लेकिन उसके टाइम पे कौन आया था, हुआन सांग आया था, हुआन सांग आया था, है ना। कौन था ये, एक चाइनीज ट्रेवलर था ये। हर्षा जो है ना, हर्षा जो है एक क्या बोल रहे हैं उसको, एक असेंबली जो है वो बिठाता था हर साल बौद्ध धर्म को। वैसे तो ये हिंदू था, लेकिन जो ये बुद्धिज्म को भी जो है क्या करता था, मतलब किसी तरह से एसोसिएट रहता था ये बुद्धिज्म से, ठीक है। तो हर साल असेंबली बिठाता था ये। तो हुआंग सांग जो है इस असेंबली में आता था, क्योंकि हुआंग सांग भी यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए ही आया था, है ना। वो बहुत इंटरेस्टेड था उसमें। तो अब यहाँ पे टक्कर हो गई। हर्षा का जो कोर्ट पोइट है वो बोल रहा है कि भैया नहीं आ रहा, हर्षा कभी नहीं आ रहा। पुलकेशिन टू का जो कोर्ट पोइट बोल रहा है कि भैया हर्षा को हराया था पुलकेशिन टू ने। तो फिर बाद में जो हुआन सांग था ना, उसने अपनी जो है ट्रेवल के बारे में, इंडिया में जो उसने ट्रेवल कर रखा था ना यहाँ पे, उसके बारे में लिखा था। तो उसने जो है अपने इस बुक में लिखा रखा था कि पुलकेशिन टू ने जो है वो हर्षा को हराया था, ठीक है। तो इससे पता लगता है फिर। भट्ट, नाग भट्ट, कौन सा भट्ट, बाण भट्ट। चलो बहुत बढ़िया। बाण भट्ट ने और क्या लिखा था, बाण भट्ट की किसी नाम का मतलब किसी की, ओ माय गॉड, बाण भट्ट का कोई वर्क बताएं आप मेरे को, लिटरेरी वर्क। वेरी गुड सुधांशु, है ना, चाइनीज ब्लॉगर था वो। ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर। आज के टाइम में होता तो ब्लॉगर भी होता। भट्ट ऑफ बाण, ठीक है। तो बाण भट्ट ने एक और किताब का नाम था, क्या था, कदम्बरी, है ना। अच्छा, हर्षा जो है, हर्षा भी अपने आप में मतलब जो है एक वो था, ऑथर था, है ना। हर्षा की बुक्स के नाम बता सकते हो क्या आप मेरे को, हर्षा की बुक्स के नाम पूछा जाता है ये बहुत बहुत, मतलब जो पुष्यभूति डायनेस्टी है ना उसके बारे में पूछा जाता है। और बुक्स वगैरह, ऑथर्स वगैरह, ये तो ऑल टाइम आपके फेवरेट रहते हैं। तो हर्षा की जो बुक्स हैं, पीएनआर से हम उनको याद रखते हैं। तो आप मेरे को बताएंगे ये पीएनआर क्या है, चलिए। क्वेश्चन है, हु रोट द हरिश्चरित्र, हर्षचरित्र किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 38 है ये, क्वेश्चन नंबर 38। हर्षचरित्र का राइटर कौन है, कालिदास है, बाण भट्ट है, कलहाना है, बिलाना है, बिलन है, बताएं कौन है इसका राइटर। कदम्बिनी, हाँ, द फादर ऑफ फेवरेट बुक। कदम्बरी, है ना। चलिए, तो हर्षचरित्र जो है कौन लिखेगा, हर्षचरित्र किसके बारे में है, हर्षा के बारे में है ना। तो इसका कोर्ट पोइट जो होगा, कोर्ट पोइट जो होगा वही लिखेगा। तो कौन था इसका कोर्ट पोइट, इसका कोर्ट पोइट था बाण भट्ट, ठीक है। तो बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, ए बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा। बाण भट्ट ने राजा हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र लिखी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजतरंगिणी वाज रिटन बाय, राजतरंगिणी किसने लिखी थी। राजतरंगिणी जो है ये आपकी कश्मीर के बारे में, आज का जो आपका कश्मीर है ना उसके बारे में एक किताब है उस टाइम की। तो ये किसने लिखी थी, कल्हाणा ने, बाण भट्ट ने, कौटिल्य ने, या मेगास्थनीज ने, किसने लिखी थी राजतरंगिणी। बता सकता है कोई।
बताएं राजतरंगिणी। चलो आंसर देख लेते हैं। तो किसने लिखी थी? कल्हणा ने लिखी थी, ठीक है। कल्हणा रोट द राजतरंगिणी, ए क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर किंग। कल्हण ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा। ये आती है, ये PYQ है ये आपका, ठीक है, राजतरंगिणी वाला। चलिए, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा? हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान, हुआंगसांग, इब्न बतूता, अल बरूनी। बताएं कौन आया था हर्षा के टाइम पे? कल्हण। वेरी गुड सुधांशु। तो जो है आपका हुआनसांग, इसको आप हुआंग भी लिख देते हो, ऐसे भी लिख देते हो, हुआनसांग, ठीक है, या फिर ये जुआनजांग ऐसे भी आप लिख देते हो इसको। तो ये आया था आपका, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षन रेन, लेफ्ट इंपोर्टेंट अकाउंट्स। हुआनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया और महत्वपूर्ण विवरण छोड़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 से लेके 50 तक ये 10 क्वेश्चन है, ये PYQ है आपके, ठीक है, इन पे ज्यादा ध्यान देना आपको। हाँ, हुआन सांग आया था। चलिए, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ धम्मा? धम्म की नीति से किस शासक, धम्म की नीति किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या हर्षा? बताएं धम्मा किससे रिलेटेड है? धम्मा जो आपका अशोका से रिलेटेड है ना। चलो आंसर देख लेते हैं। अशोका से रिलेटेड है ना। अशोका ही थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना के बाद में जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। क्या थे धम्म? एम्फेसाइजिंग एथिकल कंडक्ट, टॉलरेंस एंड वेलफेयर। अशोका ने धम्म को बढ़ावा दिया जिसमें नैतिक आचरण, सहिष्णुता और लोक कल्याण पर बल दिया था उसने, है ना। उसने बताया था सबको कि आपको कैसे रहना चाहिए। यस, वेरी गुड सुधांशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज चीफली एसोसिएटेड विद। इलाहाबाद स्तंभ लेख मुख्यतः किस से संबंधित है? अशोका से, समुद्रगुप्त से, हर्षा से या कनिष्क से? इलाहाबाद, इलाहाबाद आपका आज का प्रयागराज ही है ना। दोनों में से कोई देख लो, प्रयागराज या इलाहाबाद, सेम चीज है। किससे रिलेटेड है इलाहाबाद? किसके बारे में लिखा हुआ है इलाहाबाद पिलर पे? बताएं जल्दी। तो इलाहाबाद पिलर जो है वो आपका समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ उस पे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण करता है। अच्छा, समुद्रगुप्त को एक नाम दिया गया था, समुद्रगुप्त को एक नाम दिया गया था, बी और ए। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, बी है समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता को क्या नाम दिया गया था? आप मेरे को नाम बताएं।
चलो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। विच गुप्ता रूलर वाज कॉल्ड विक्रमादित्य? विक्रमादित्य किस गुप्त शासक को कहा गया था विक्रमादित्य? कौन था भाई विक्रमादित्य? किसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, सकंदगुप्त? बताएं। महाराजा धीराज। हाँ, महाराजा धीराज। बताएं। विक्रमादित्य किसका टाइटल था? चलो आंसर देख लेते हैं हम। चंद्रगुप्त टू। ओके, चंद्रगुप्त टू जो था उन्होंने विक्रमादित्य टू का जो है उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 44। विच इंस्टीट्यूशन हेल्प रेगुलेट ट्रेड एंड क्राफ्ट इन इंडिया? प्राचीन भारत में व्यापार और शिल्प को नियंत्रित करने में किस संस्था की भूमिका थी? किस संस्था की भूमिका थी भाई? श्रेणी, सभा, समिति या ब्रह्मदेय? कौन थे वो जो कि ट्रेड और क्राफ्ट को जो है वो हेल्प करते थे रेगुलेट करने में? यस, चंद्रगुप्त टू, वेरी गुड। गिल्ड थी, है ना, श्रेणियां। चलो आंसर देख लेते हैं। तो श्रेणी थी, है ना। श्रेणी क्या थी? श्रेणी थी कि एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, एक पर्टिकुलर गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पीपल दैट रेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, श्रेणीज के आप मेरे को फंक्शंस बता सकते हैं? फंक्शंस क्या क्या होते थे श्रेणियों के? यस, नेम इटसेल्फ हैव आंसर्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। Which was the main source of revenue for most early Indian state? अधिकांश प्रारंभिक भारतीय राज्यों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? पैसा कहां से कमाते थे वो? रेवेन्यू कहां से आता था उनका? लैंड रेवेन्यू, सी टैक्स ओनली, टेम्पल डोनेशंस ओनली, या फिर फॉरेन एड? बाहर से पैसे भेजते थे लोग उनको, कैसे मिलता था उनको ज्यादातर पैसा? लैंड रेवेन्यू, है ना। वेरी गुड। तो देख लेते हैं हम आंसर, तो क्या था? लैंड रेवेन्यू था, है ना। एग्रीकल्चर वगैरह में मोस्टली लोग जो हैं वो इंडल्स थे, तो लैंड रेवेन्यू ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट डिड द टर्म दंड ब्रॉडली सिग्निफाई इन द एंशियंट स्टेट क्राफ्ट? प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में दंड शब्द व्यापक रूप से किसका संकेत था? क्या था मतलब बेसिकली दंड? आर्मर, आर्मी एंड कोर्सिव फोर्स, सेना और दंडात्मक शक्ति, रिलीजियस रिचुअल था, लैंड ग्रांट थी, या ट्रेड रूट था? दंड किस चीज को बोला जाता था? कलेक्टोमेंजोब स्टिल, यस। तो दंड किसको बोला जाता था? आर्मी और कोरेसिव पावर जो थी, है ना। दंड रेफर्स टू फोर्स, स्पेशली द आर्मी एंड कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। दंड का अर्थ है राज्य की शक्ति, विशेषकर सेना और दंडात्मक शक्ति से है। चलिए, दंड मतलब दंड देना, है ना, पनिश करना, पावर, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47।
विच एलिमेंट ऑफ सप्तांगा रेफर्स टू अलाइज, सप्तांग में कौन सा अंग राष्ट्र के मित्रों या सहयोगियों को दर्शाता है? मित्र, कोश, दुर्ग या जनपद, क्या था इसमें से जिसको हम एलाइज बोलते हैं? स्टिक, है ना, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने भी बहुत अपनाई थी। और आई गेस हर पावर, नो मैटर व्हाट, हर गवर्नमेंट, हर पावर, हर अथॉरिटी जो है इसको अपनाती है, कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी होती है, राइट। तो एलाइज क्या थे आपके? फ्रेंड, है ना, मित्र, मित्र को आप एलाइज बोलते थे। आज के टाइम में आप क्या मान के चलते हो, इंडिया के अलाइज जो हैं, इंडिया के जो अलाइज हैं उसमें किस किस को देखते हो आप कि भैया वो एनी टाइम इंडिया के साथ खड़े ही हैं? कौन है इंडिया के अलाइज आज के टाइम पे? है कोई ऐसा कंट्री जिसको हम एलाई मान सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 47, नहीं ये आपके एक्सप्लेनेशन है, मित्र, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से एक जो वो मित्र अलाय था, है ना। और ये कौटिल्य की थ्योरी थी कि किसी भी स्टेट को होने के लिए उसके मित्र होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्र का अर्थ है सहयोगी राज्य, और ये सप्तांग का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 48, विच एलिमेंट ऑफ सप्तांग रेफर्स टू ट्रेजरी, सप्तांग का कौन सा अंग कोषागार को दर्शाता है? कोषागार, अमात्य, कोष, मित्र, दंड, बताएं कोषागार का क्या मतलब है? बास्केट्स, और बास्केट्स में क्या डालते हैं? अपना सपना, मनी मनी, मनी मनी, है ना। तो जो कोष था, ट्रेजरी थी, पैसा, वो जो है आपका क्या होता था? कोष होता था, ठीक है। करेंसी चेस्ट, वेरी गुड सुधांशु। चलिए, तो ये क्या था? कोष था। कोष मीन्स ट्रेजरी, एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट। कोष का अर्थ है राजकोष, जो राज्य का आवश्यक अंग है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच एलिमेंट ऑफ सप्तांग रेफर्स टू फोर्टिफाइड प्लेसेस, सप्तांग का कौन सा अंग दुर्गम या किलेबंद स्थानों को दर्शाता है? दुर्ग, जनपद, स्वामी, मित्र, बताएं। स्वामी किसको बोल रहे हैं ये भी बताना आप मेरे को। चलो आंसर देख लेते हैं। दुर्ग, है ना। फोर्टिफाइड का मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब बड़े बड़े किले जो बनाए जाते थे, है ना। किस लिए बनाए जाते थे ये? ताकि इन्वेडर्स अगर आए तो वो जो इतनी ऊंची बड़ी मोटी दीवारें थी, वॉल्स से जो है फोर्टिफाई किया जाता था, है ना। बहुत सारे किले आपको देखने को मिलते हैं। दुर्ग मतलब किला। इंद्र जो है, इंद्र को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ दुर्ग। तो दुर्ग रेफर्स टू फोर्ट्स एंड फोर्टिफाइड प्लेसेस, इंपोर्टेंस फॉर डिफेंस। जैसे अभी हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर्स हैं, तो ऐसे ही बड़े बड़े किले बनाए जाते थे कि अगर इन्वेजन हो भी जाए इधर उधर से,
तो पूरा का पूरा जो पूरी प्रजा है, मतलब बहुत महीनों तक आप वहां पे रह सकते हो। इतनी आपकी खाने की पानी की व्यवस्था वहां पे होती थी, और इतनी जगह होती थी कि वो पूरा गांव या पूरी जो प्रोविंस है, गांव के गांव जो है किले के अंदर जा सकते थे, रह सकते थे। तो दुर्ग का अर्थ है किला, और किले बंद स्थान जो रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। यस, दुर्ग। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, क्वेश्चन नंबर 50, द वेरी लास्ट क्वेश्चन। विच टर्म रेफर टू द किंग इन सप्तांग थ्योरी? सप्तांग सिद्धांत में राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? स्वामी, अमात्य, दंड या मित्र? राजा को किस नाम से बताया गया है सप्तांग में? सप्तांग में राजा को किस नाम से बताया गया है? ओके, रेट्स ओके, चलिए बताएं। राजा के लिए कौन सी टर्म को यूज किया गया है सप्तांग थ्योरी के अंदर? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करें। नहीं बता रहे क्या? तो क्या है? राजा को स्वामी, स्वामी है आपके किंग, अमात्य है वो आपके हैं मिनिस्टर्स, दंड तो दंड है ही भैया, आपकी आर्मी, आपका फोर्स, पावर, और मित्र क्या हो गया? मित्र हो गया आपके अलाइज। ठीक है, तो 50 का ए, वेरी गुड रे। तो चलिए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं खत्म। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए चैप्टर नंबर 5 के। अब हम जो हैं क्या करेंगे, ये वाला सेशन हम करेंगे खत्म, या फिर हम ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, या फिर कल से शुरू करें, ये बताएं आप मेरे को। कल से शुरू करें या आज ही शुरू कर लें चैप्टर नंबर 6 जो हमने कल देखा था, डेमोक्रेसी वाला चैप्टर नंबर 6। ये है आपका चैप्टर नंबर 6। ओके, थैंक यू सुधांशु। ब्लैक करे, थैंक यू सुधांशु कॉफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आज ही करें या कल? क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 6 आज शुरू करें या कल करें? बताएं जरा मेरे को। डेमो मतलब इंट्रोडक्टरी तो अपना कल हो गया था, हमने ये देख लिया था कि क्या क्या इसमें करेंगे। अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर ढंग से ही पढ़ेंगे इसको, लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ते हैं अपन। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपका कल हो गया था, देख लिया था हमने क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम इसमें कल। ओके सुधांशु, ठीक है, फिर कल शुरू कर लेंगे इसको। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल।
ओके रे। चलो तो खत्म करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।